हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना फ्रॉम अर्चना पीटी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है रीऑर्डर पैराग्राफ्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। रीडिंग का ये थर्ड टास्क होता है और 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो वैसे ये 8 to 10 मार्क्स का, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट 7 ईच 8 ईच की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से करते हैं और आपके सॉल्व होते हैं तो इजीली आप 8 ईच अचीव कर सकते हैं, अगर आपके ये वाला जो क्वेश्चन है रीऑर्डर पैराग्राफ्स अच्छे से अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए रीऑर्डर पैराग्राफ्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली है। सबसे पहले तो इसमें मतलब गेस वर्क बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको आपको पढ़ के ही करना पड़ेगा। गेस वर्क बिल्कुल नहीं हो पाएगा इसमें। हाँ, इसमें टेक्निक्स होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर आप वो सही तरीके से फॉलो करते हैं इन एन अप्रोप्रिएट मैनर तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना इजी टास्क नहीं है कि आप इसमें गेस वर्क कर सकें। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है कि हाउ टू सॉल्व दिस टास्क और कैसे इसमें स्ट्रैटेजीज जो टिप्स हैं आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन एसेंस कि जो रीऑर्डर पैराग्राफ्स हैं तो उसका मेन एसेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द मेन आइडिया और कॉन्सेप्ट। देखो, कोई भी क्वेश्चन है रीऑर्डर पैराग्राफ का किसी टॉपिक पे ही बेस्ड होता है। कोई भी टॉपिक हो, कोई रिसर्च है, कोई बुक टाइटल है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब पास्ट में भी हुआ है, उसकी क्या, अगर वो सक्सेस हुआ तो क्या रीजन थे उसके, अगर फेल हुआ तो फेलियर के क्या रीजन थे। तो इस तरीके से ही वो जो जम्बल्ड ऑर्डर में सेंटेंसेस होते हैं उसको आपको रीअरेंज करना होता है। बॉक्सेस में सेंटेंसेस होते हैं, उसको रीअरेंज एक आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना होता है। मतलब कि आगे पीछे होती है लाइंस, उसको आपको सेंटेंसेस को सीक्वेंस में लगाना होता है। सेकेंड इज अंडरस्टैंड द टॉपिक। कोई भी टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया, लाइक कोई बुक है उसके बारे में अगर कोई भी टॉपिक हो गया, बुक का है, बुक का नाम होगा, कब इन्वेंट मतलब राइटर ने कब इसको इन्वेंट किया, कब इसकी इन्वेंशन हुई, जो बुक है किस बारे में है। बहुत ही मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो अगर बुक का जैसे टॉपिक आ जाता है तो उसमें ये चीजें होंगी। राइटर के बारे में होगा, किसने इसको राइट किया, राइटर कौन है, उसके बारे में यह इंफॉर्मेशन होगी। स्ट्रैटेजीज मतलब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज ध्यान में रखनी है। हाउ टू सॉल्व, टेक्निक क्या क्या है इसकी, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इजी तो नहीं है, बट हाँ, इसको आप इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही हमने जो टेक्निक है फॉलो करनी है। और मेथड्स को भी आपने समझना है। फर्स्ट, टेक्निक टू सॉल्व, मतलब क्या क्या टेक्निक है इसकी कि आप इसको किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, फाइंड आउट एन इंडिपेंडेंट और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। मतलब कि कोई भी रीऑर्डर पैराग्राफ है, सबसे पहले अगर हम एक स्टोरी भी देखें तो स्टोरी में सबसे पहले क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होती है। तो उसी तरीके से ये एक पैराग्राफ ही होता है, मतलब कि सेंटेंसेस है 5 से 6, 4 से मोस्टली 5 होते हैं, 4 to 5 सेंटेंस है, उसको एक स्टोरी में हमें कन्वर्ट करना होता है। कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कोई भी चीज है उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, एक इंट्रोडक्शन होती है, या फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंस। मतलब कि जैसे इसमें पेयरिंग में मार्क्स होते हैं, आपको पेयर बनाने होते हैं, फर्स्ट सेंटेंस के साथ सेकंड का पेयर बनना चाहिए कि ये वाली बात हुई है उसके आगे ये वाली बात हुई है। तो इस तरीके से अगर पेयर बनाते हैं आप तो आपको इसमें पेयरिंग के हिसाब से मार्क्स मिल जाते हैं, सारा गलत नहीं होता। तो अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसा लग रहा है कि इसका पेयर कोई नहीं बन रहा है, ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो या तो वो फर्स्ट में आता है वो, या फिर लास्ट में आता है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस। मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, या तो इंट्रोडक्शन या फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सेकेंड थिंग, ट्राई टू मेक पेयर्स रादर देन होल पैराग्राफ। मतलब कि
पूरा पैराग्राफ बनाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि देखो टाइम का भी हमें ध्यान रखना है, इसका ग्रॉस टाइम जो हमें मिलता है रीडिंग का उसके अंडर ही हमें ये सॉल्व करना होता है। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन हमारा आता है एक रीडिंग फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है वो भी, तो उसके अंडर ही हमें टाइम लिमिट को ध्यान में रख के ही सॉल्व करना होता है। तो हमने क्या करना है, पूरा पैराग्राफ बनाने में काफी टाइम लग भी सकता है, कईयों की ज्यादा मतलब जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो वो बना भी लेते हैं, बट कई जो नहीं इतना अंडरस्टैंड कर पाते टॉपिक को, इंग्लिश के वर्ड्स कुछ उसमें ऐसे आ जाते हैं, बहुत मुश्किल आते हैं जिसका मतलब नहीं पता होता, तो उनके लिए क्या है कि आपने ध्यान रखना, मतलब कोशिश करनी है पेयर्स बनाने की। पेयर्स अगर चार का सेंटेंस है तो उसमें 3 पेयर्स बनते हैं, तो अगर आप उसमें से 1 या 2 पेयर भी बना लेते हो तो उसमें मतलब पार्शियल आपको मार्क्स मिल जाते हैं, सारा गलत नहीं होगा। तो पहले पेयर्स बनाने की कोशिश करनी है। जैसे 4 सेंटेंसेस वाला है, 4 सेंटेंसेस में इजी होता है 4 सेंटेंस वाला, उसमें आपका 1 पेयर भी ठीक हो जाता है तो ठीक है, मतलब कि आप स्कोर कर सकते हैं 7 तक। बट हाँ, अगर इसमें 5 सेंटेंसेस वाला है तो 5 सेंटेंसेस में अगर 2 पेयर आपके बनते हैं, 4 पेयर्स का होता है, 2 भी पेयर बनते हैं, तो आपका स्कोर 7 तक आ जाता है। अगर आपको 8 अचीव करना है तो उसमें आपका सारा ठीक होना चाहिए। तो पेयर्स बना के आप इजीली स्टोरी को अंडरस्टैंड कर सकते, पैराग्राफ बना सकते हो। अंडरस्टैंड द कंसेप्शन, मतलब कि जो उसका आइडिया है, मेन जो उसका थीम है, मेन कंसेप्ट है, जो जो भी आपको सेंटेंसेस दिए होंगे उसका मेन कंसेप्ट है वो समझना है कि किस बारे में है, टॉपिक क्या चल रहा है, किस बारे में है, उस चीज को ध्यान में रख के ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आते हैं कंपोजिशन वे, कंपोजिशन वे होता है कई बार क्या होता है, नाम होते हैं, नाउन्स होते हैं, किसी भी पर्सन का नेम, किसी पर्सन का नेम है, लाइक जो इंग्लिश नेम्स होते हैं ज्यादातर उसमें, तो फर्स्ट नेम एंड सर नेम होता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक में तो फुल नेम दिया होगा, देन उसके बाद अगर उसके बारे में वो बात करें आगे आगे तो सरनेम से ही बात करेंगे, जिसको कॉम्पोजिशन भी कहा जाता है। इरिवर्सिबल वे, ये जो है इसमें क्या होता है, कभी जैसे लाइक पास्ट से शुरू हुआ है, पास्ट स्टोरी जो है पास्ट से शुरू हुई है, देन उसके बाद प्रेजेंट, देन उसके बाद फ्यूचर की बात हो जाएगी, इस वे से भी ये क्वेश्चन होता है। आर्टिकल्स होते हैं, लाइक आर्टिकल्स इन द सेंस, आर्टिकल यूज किए जाते हैं, कोई भी अगर आप रिसर्चर्स ले लें, रिसर्चर, इतने रिसर्चर्स थे, उन्होंने सर्वे किया, या फिर एक रिसर्चर था उसने डॉग्स पे सर्वे किया, तो उसके बाद आर्टिकल से उसको आगे, जैसे इतने डॉग्स पे रिसर्च हुआ, आर्टिकल वे से द लगा के, मतलब वो आगे वाला जो सेंटेंस होगा उसका जो पेयर बनेगा उसमें वो यूज करेंगे। एंड ग्रामर, ग्रामर लाइक नाउन है, किसी भी पर्सन का नाम है या रिसर्चर का नाम है तो नाउन होगा, या किसी प्रोडक्ट का भी हम लगा सकते हैं, तो उसके बाद वो आगे जो उसकी बात करेंगे वो प्रोनाउन से ही करेंगे। तो इन इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड फर्स्ट सेंटेंस, देखो फर्स्ट सेंटेंस है, इसको कैसे फाइंड आउट आपने करना है। फर्स्ट सेंटेंस जो है, जैसे कि आपको पता है इंडिपेंडेंट और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लाइक फुल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट सेंटेंस में चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, लाइक हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो फुल फॉर्म होगी वो फर्स्ट पे ही आएगी, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सेंटेंस है वो फर्स्ट में आएगा। उसके बाद जो वो उसकी इंफॉर्मेशन देंगे वो WHO करके देंगे, WHO। तो जो फर्स्ट सेंटेंस में आएगा वो फुल फॉर्म आएगी। फुल नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे मैंने आपको भी बताया कॉम्पोजिशन में होता है फुल नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब कि पर्सन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो होगा फुल नेम होगा वो फर्स्ट सेंटेंस में आएगा, बाकी उसके सर नेम से आगे बात होगी। बुक का टाइटल, कोई भी बुक है उसका टाइटल या बुक का नेम भी हो सकता है, पूरा नाम जो बुक का है तो वो फर्स्ट सेंटेंस में आ सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट है, उसकी अगर इंट्रोडक्शन है कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस चीज के लिए है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है प्रोडक्ट का वो
फर्स्ट पे आएगा। देन कंसेप्ट, कंसेप्ट की मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी अगर टॉपिक है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो भी फर्स्ट पे आएगा। देन इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेंटेंस में कौन से वर्ड्स या कौन सा जो सेंटेंस शुरू होता है किन वर्ड से वो नहीं आएंगे। डोंट स्टार्ट विथ ट्रांजिशन वर्ड्स। डोंट स्टार्ट विथ ट्रांजिशन वर्ड्स मतलब कि ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं लाइक देयर फोर हो गया, और ऑल्सो नहीं, ऑल्सो नहीं हो सकता, देयर फोर हो गया, या फिर इन कंक्लूजन हो गया, एट लास्ट हो गया, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, हेंस हो गया, ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं इनको। तो ये कभी भी फर्स्ट सेंटेंस से मतलब फर्स्ट सेंटेंस इनसे स्टार्ट नहीं होगा। प्रोनाउंस हो गया, जैसे मैं आपको पहले बताया प्रोनाउंस होते हैं मतलब कि नेम है पर्सन का, उसके बाद ही और शी के बाद वो प्रोनाउन यूज करके सेंटेंस को जो है आगे फॉलो करते हैं। तो वो भी कभी भी अगर प्रोनाउन से शुरू है सेंटेंस तो फर्स्ट में नहीं आएगा। देन कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड जैसे हो गया हाउएवर हो गया, बट हो गया, या नेवरदलेस, नॉनदलेस, इस तरीके के जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, उससे भी फर्स्ट सेंटेंस कभी नहीं शुरू होगा। और स्टेटमेंट मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है, उससे भी फर्स्ट सेंटेंस जो है नहीं होगा। कैन स्टार्ट विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मतलब कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अगर दी गई है तो उससे स्टार्ट हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस, लाइक इतने साल पहले ये चीज, कोई भी टॉपिक है इतने साल पहले ये चीज ऐसी थी, या स्टार्ट हुई, डेट होगी, उसकी टाइम होगी, तो उससे सेंटेंस जो है स्टार्ट हो सकता है। इफ देयर इज क्वेश्चन अबाउट प्रॉब्लम मतलब कि अगर ये ऑर्डर पैराग्राफ क्वेश्चन उसका प्रॉब्लम पे बेस्ड है, सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, मतलब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले उसी के बारे में बात होगी। आइडिया है कॉन्सेप्ट जो उसका प्रॉब्लम का, उसके बारे में बात होगी। देन ये हो सकता है व्हेन इट वाज स्टार्टेड मतलब कब ये स्टार्ट हुई थी, ये इसके रीजन क्या थे, इसके कॉजेज क्या थे स्टार्ट होने के। फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस करके उसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। देन उसके बाद रिसर्च की, किसी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है उसने ये रिसर्च किया, या सिर्फ अकेला हो सकता है कि रिसर्चर ने ऐसे रिसर्च किया इस पे। देन उसके बाद जो लास्ट में होगा उसका सॉल्यूशन, या फिर अभी भी प्रॉब्लम ये चल रही है, सॉल्व नहीं हुई है। इस तरीके से जो है आपने जो सेंटेंस को अरेंज करना है। नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व, अब सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले लाइक इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद वहां पे डिटेल्स और हो सकती है, मतलब उसी टॉपिक के बारे में और डिटेल्स होगी। देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये एक्सप्लेनेशन उसकी होगी, एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन किया होगा। एंड लास्ट वन इज जो उसमें क्या होगा, कंक्लूजन होगा। another one is introduction start with subject मतलब कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगी विद द सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी मोर डिटेल्स होंगी। देन उस पे हो सकता है रिसर्च और एक्सप्लेनेशन हो, या तो रिसर्च होगी या उसको एक्सप्लेन किया गया होगा। देन उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, रिसर्च ने रिसर्चर ने एक्सप्लेन रिसर्च की और उसके बाद एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से। देन उसके बाद उसका रेजोल्यूशन या कंक्लूजन होता है। थर्ड वन इज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मतलब कि कोई भी लाइक प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ होगा। देन उसके बाद उसके रीजन और कॉजेज हो सकते हैं। एंड उसके बाद एम्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये भी आते हैं कई बार। एम्स और जो ऑब्जेक्टिव, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स या सेकंड या थर्ड में मोस्टली होते हैं। देन पर्पसेस मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि ये तो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे एम्स थे, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट भी हो सकती है, लेकिन ऐसे हुआ, मतलब इस तरीके से जो है वर्ड से स्टार्टिंग हो सकती है। देन उसके बाद लास्ट में जो होता है सजेशन होता है, कंक्लूजन होता है। और अगर ईयर्स का आता है तो ईयर सीक्वेंस में ही आपको लगाने हैं, जैसे कि इसमें 1975 में जो भी हुआ, फिर 78, 82, 90, मतलब सीक्वेंस में ही आएगा। और अगर इन केस कोई टाइम दिया हुआ है एक ही ईयर के साथ तो टाइम भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आएगा। उसके बाद जो ग्रामर बेस्ड होते हैं जो ये क्वेश्चंस, पास्ट की बात हो रही है,
पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था, बट लेकिन उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होगी फिर, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा है, उसका एग्जाम्पल दिया होगा, और फ्यूचर में ये ऐसा होगा, या फिर अब ये ऐसा है। तो इस तरीके से भी सेंटेंसेस होंगे। अब 3 to 4 क्वेश्चंस है, जो टेक्निक मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई है उसको अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इंडिपेंडेंट और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो उसमें क्या क्या चीज़ों का देखो ध्यान में रखना है कि ना तो प्रोनाउन से शुरू होना चाहिए, ना कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, ना तो वो प्रोनाउन से स्टार्ट होना चाहिए, और ना ही ट्रांजिशन वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। चेंजेस इन वर्क पैटर्न्स टेंड टू मीन, मतलब किसके चेंजेस, टेंड टू मीन दैट फ्यूअर फैमिली सिट डाउन, तो ये फर्स्ट में नहीं आएगा। देन कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप मतलब किसके फलस्वरूप, ये भी नहीं आएगा फर्स्ट में। देन ओवर टाइम, फैशन एंड पीपल्स टेस्ट चेंज, ये आ सकता है, ये वाला जो आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक इंट्रोडक्शन दिया है। ओवर टाइम मतलब एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन तो नहीं, एक जनरल स्टेटमेंट है। सच चेंजेस, कौन से चेंजेस, सच चेंजेस जो इफेक्ट करते हैं डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इन कॉन्ट्रास्ट ये नहीं आएगा। तो हमारे पास इसमें एक ही जो लग रहा है जो फर्स्ट में आ सकता है, विच इज सी। ओवर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग फैशन और जो पीपल्स के टेस्ट है वो चेंज होते रहते हैं। देन अब हमने इसका पेयर ढूंढना है कि इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि जो ये स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड इसकी डिटेल ऐड, मोर डिटेल्स होगी, तो वो किस में है, किस वाले सेंटेंस में, ये सर्च करना है हमने। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंजेस इन वर्क पैटर्न्स, कौन से चेंजेस, पहले तो हमें चेंजेस ढूंढना है ना, कौन से चेंजेस, देन वो किस में है, वो डी में है, बिल्कुल सिंपल है। सच चेंजेस, सच चेंजेस अफेक्ट, किसको अफेक्ट करते हैं, डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, डिमांड के लिए, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड के लिए, ठीक है। देन ये हमने 2 सर्च कर लिए, एक पेयर हमारा बन गया। ओवर टाइम, फैशन एंड पीपल्स टेस्ट चेंज। देन ये जो चेंजेस है अफेक्ट करते हैं किसको, प्रोडक्ट्स की डिमांड, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड के लिए। देन अब चेंजेस की ही बात चल रही है, तो अब इसमें हमने सर्च करना है, 3 रह गए हैं। अब इसको, क्योंकि हमने इसका पेयर बनाना है, सच चेंजेस अफेक्ट द, इन चेंजेस के बारे में ही आगे इसकी इंफॉर्मेशन को लीड किया जाएगा। अब इसमें देखो जो कि किसमें है, फर्स्ट में, देखो फर्स्ट में ही लिखा हुआ है चेंजेस इन वर्क पैटर्न्स टेंड टू, टेंड का मतलब होता है झुकाव होना, मतलब कि टेंड टू मीन दैट फ्यूअर फैमिलीज, fewer families sit down in the evening for a traditionally produced family meal, because often because a lack of time, मतलब कि ये जो वर्क पैटर्न्स में चेंजेस है, टेंड टू इसको झुकाव कर रहे हैं किसके लिए, कि जो कुछ फैमिलीज हैं वो एक साथ इवनिंग में बैठ के ट्रेडिशनल मील कहते हैं जिसको, मतलब लेते हैं, ऑफन अक्सर, किसकी वजह से, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो ये चेंजेस है। देन अब इसका हमने क्या करना है, पेयर बनाना है। अब हो सकता है या तो कोई इसका एग्जाम्पल दिया हो, है ना, इसको इंफॉर्मेशन को वो इस सेंटेंस को मतलब कि आगे लीड करेंगे, तो इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन दी होगी। तो देखो एक्सप्लेनेशन किस में है, अगर हम देखते हैं इन कॉन्ट्रास्ट वाला देखते हैं, पीपल नाउ टेंड टू स्पेंड मोर टाइम, अभी देखो इसमें स्पेंड की जो बात है वो नहीं आई है इस सेंटेंस में, तो ये वाला जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन किसका है, कि पीपल नाउ, पीपल इस वक्त जो ज्यादा झुकाव है उनका, स्पेंड किस में, मोर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शॉपिंग में कर रहे हैं, एंड देयरफॉर मोर लाइकली टू स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग इन अ कॉफी शॉप में या रेस्टोरेंट में, वाइल ऑन अ शॉपिंग ट्रिप, जब शॉपिंग करने जाते हैं तो उनको ज्यादा पसंद क्या, स्पेंड करना टाइम कॉफी शॉप में या रेस्टोरेंट में। तो उससे ऊपर वाला सेंटेंस हम देखेंगे, कॉन्सिक्वेंटली पीपल आर नाउ मोर लाइकली टू बाय, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मील की, फैमिली सिट डाउन इन द इवनिंग फॉर अ ट्रेडिशनली प्रोड्यूस फैमिली मील, मील की बात हो रही है, तो ये किसका पेयर बनेगा, ए का। Consequently, people are now more likely to buy takeaway meals or convenience food as opposed to ingredients for meals that take time to prepare, मतलब कि
आजकल जो लोग लोग हैं वो ज्यादा पसंद क्या करते हैं, खाने को खरीदना और कन्वीनियंस फूड खरीदना, जो किसके अपोज है, इंग्रेडिएंट मील्स के, जिसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो उनके इंग्रेडिएंट्स मतलब कि जो खाने का सामान होता है, इंग्रेडिएंट्स मील को मतलब हमें प्रिपेयर करना पड़ता है फूड को, तो वो रेडीमेड फूड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या आया है, एज अपोज टू इंग्रेडिएंट्स फॉर मील्स दैट टेक टाइम टू प्रिपेयर। अब देखो उस जो लास्ट वाला है, इन कॉन्ट्रास्ट पीपल नाउ टेंड टू, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब कि इससे उल्ट, ऑपोजिट, पीपल नाउ टेंड टू स्पेंड मोर टाइम शॉपिंग एंड आर देयरफॉर मोर लाइकली टू स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग इन अ कॉफी शॉप और रेस्टोरेंट वाइल ऑन अ शॉपिंग ट्रिप। तो इस तरीके से ये पेयर बनेंगे। आंसर हम चेक करते हैं, सी डी ए बी ई। देखो बिल्कुल सिंपल वे से इसको हमने सॉल्व करना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। चलो तो रीड करते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है, इन अदर वर्ड्स, तो ये तो फर्स्ट में नहीं होगा बिल्कुल भी। हिस्टोरियंस आर नाउ एग्रीड दैट बिगनिंग, ये हो सकता है। दे ऑल्सो, दे से भी शुरू नहीं होगा। इंग्लिश एंड डच फार्मर्स वर द मोस्ट प्रोडक्टिव फार्मर्स ऑफ द सेंचुरी, ये भी हो सकता है। अब बी और डी में तो हम दोनों को रीड करेंगे अच्छे से। देखो रीड किए बिना आपको ये नहीं पता लगेगा। ये नहीं कि आपने फर्स्ट फर्स्ट वर्ड रीड कर लिया तो उससे ही आपने गेस कर देना है कि ये फर्स्ट में आएगा ये सेकंड में आएगा, पूरा रीड करना है। अब जैसे ये दोनों लग रहे हैं इंट्रोडक्शन में, तो ये दोनों को हमें अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम रीड करते हैं। Historians are now agreed that beginning in the 17th century and continuing throughout the 18th century, England witnessed an agricultural revolution. Then अगर हम इसको रीड करते हैं, English and Dutch farmers were the most productive farmers। देखो यहाँ से ही हमें क्लू मिल गया। English and Dutch farmers, England witnessed an agriculture revolution। तो फर्स्ट में कौन सा आएगा, बी वाला। Historians are now agreed, हो गए हैं, that beginning in the 17th century and continuing throughout the पूरी 18th century में continuity में इंग्लैंड witness था an agricultural revolution का। देन उसके बाद फार्मर्स की बात हो रही है, तो इंग्लिश एंड डच फार्मर्स, इसका पेयर बन गया ये इजीली। इंग्लिश एंड डच फार्मर्स वर द मोस्ट प्रोडक्टिव फार्मर्स थे ऑफ द सेंचुरी, उस सेंचुरी के, एंड वर कॉन्टिन्यूअली अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ, कॉन्टिन्यूअली अडॉप्ट कर रहे हैं न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग के, एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू स्टेप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। तो बहुत इजीली इसका पेयर बन गया। अब हमने डी का पेयर ढूंढना है, इससे रिलेटेड कौन सा सेंटेंस हो सकता है। फार्मर्स की बात हो रही है। इन अदर वर्ड्स मैनी इंग्लिश फार्मर्स वर ट्रीटिंग फार्मिंग एज अ साइंस एंड ऑल दिस इंटरेस्ट इवेंचुअली रिजल्टेड इन ग्रेटर यील्ड्स। देन उसके बाद जो सी वाला है, दे ऑल्सो लर्नड अ ग्रेट डील अबाउट मैन्योर, एंड मैन्योर होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जो लाइक ट्रैक्टर्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, फील्ड में। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो रही है कि वो अभी तक ये जो न्यू मेथड्स अडॉप्ट करते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में, है ना, फार्मिंग के, और न्यू टाइप्स ऑफ जो वेजिटेबल उस पे एक्सपेरिमेंटिंग हो रही है। तो क्या आएगा, ये वाला, फार्मर्स की बात हो रही है। दे ऑल्सो लर्नड, they also learned a great deal about manure and other fertilizers. Then उसके बाद in other words, simple है, in other words many English farmers were treating farming as a science and all this interest eventually resulted in greater yields. Then now check the answers. The answer is B, D, C and A. देखो बहुत सिंपल है। तो इसमें बस आपको जस्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा कि क्या बात हो रही है, सेंटेंस में किस चीज की बात हो रही है, क्योंकि एक एक वर्ड से ही स्टेटमेंट जो है वो ऑपोजिट हो जाती है। तो उस तरीके से आपको इसको रीड करना पड़ेगा अच्छे से, और आप मतलब फर्स्ट सेंटेंस से, फर्स्ट वर्ड से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि ये फर्स्ट में आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि देखो बिल्कुल सिंपल है, इसमें प्रोनाउन यूज होते हैं,
तो कॉम्पोजिशन वे से भी ये किया जाता है, आर्टिकल वे से भी ये हो मतलब सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जो इजीली मिल जाता है, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन ही ऐड होती है। 95% उसमें इन्फॉर्मेशन को लीड किया जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट की। वैसे